नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 13 के अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग है उसमें आपको मिलेगी जावा और पाइथन। तो जावा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अभी बात करते हैं हम पाइथन की। तो जावा का वीडियो आपने नहीं देखा तो जावा का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको जो हम एक यूनिट में कवर करके जो आपको वीडियो है एक ही सिंगल वीडियो मिल जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 13 का सेकंड पार्ट, जिसमें प्रोग्रामिंग पाइथन के साथ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइथन की। तो पाइथन क्या है, सबसे पहले देखें तो पाइथन एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है, और जो कैसी है, हाई लेवल है। हाई लेवल मतलब हो जाता है ह्यूमन फ्रेंडली। इसका मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज 01 कहलाती, असेंबली आई और फिर इसके बाद हाई लेवल आई। तो हाई लेवल में जावा भी है और आपका पाइथन भी है। तो पाइथन भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, और इसको बनाया था किसने, गाइडो वैन रॉसम ने। तो ये भी आप याद रखना, और साथ ही इसको विकसित किया था इन्होंने 1991 के अंतर्गत। और ये एक प्रकार की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। देखिए, जावा थी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों, और यहाँ पे ये पाइथन जो है ओनली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको जो है केस सेंसिटिव मिल जाती है। केस सेंसिटिव का मतलब हो जाता है, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मैंने बताया ना, जैसे नेम अलग गिना जाएगा और ये नेम अलग गिना जाएगा, ये दोनों को अलग अलग गिना जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक प्रकार की केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दोनों को अलग अलग मीनिंग यहाँ पे रखने वाली है। पाइथन की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं ताकि एग्जाम में एमसीक्यू आए तो आपसे बन जाए। पाइथन प्रोग्राम को पहले कंपाइल नहीं करना पड़ता था। पाइथन इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है एक प्रकार से अगर उदाहरण के लिए देखें तो सिंपल, इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, सीधे आप ऐसे लिखो और आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। सीधे हम अगर चलें विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पाइथन के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हम यहाँ चलें और ये फोल्डर को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ ये फोल्डर को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से मैं न्यू फोल्डर ओपन कर लेते हैं और हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे पास में पाइथन के सारे एग्जाम्पल बने हुए हैं। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे पाइथन वाले जो फोल्डर है उसमें, यहाँ, और ये पाइथन प्रोजेक्ट हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे बने हुए हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए। सीधे अगर हमको अर्थमेटिक रूप से कुछ चीज़ें वेरिएबल पे काम करना तो हम ऐसे जाएंगे और इसमें देखिए हम जो है ऐसे, देखिए सिंपल, हमको कोई भी यहाँ तामझाम नहीं लगता। सीधे हम जो है पाइथन का एक प्रकार से इंटरप्रेटर डाउनलोड करते हैं। पाइथन के इंटरप्रेटर कैसे डाउनलोड करते हैं भाई, सिंपल, अगर जाकर देखोगे तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। सीधे गूगल में चलें और यहाँ पे हम जो है पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, सीधे पाइथन को डाउनलोड लिखेंगे, आपके सामने python.org नाम की वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपको डाउनलोड पाइथन पर क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे डाउनलोड के अंतर्गत आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैक है, एंड्रॉयड है और अदर। एंड्रॉयड में तक चलती है, देखिए आप ध्यान से देखिए, आपके मोबाइल में भी आप चला सकते हैं। तो सीधे जो भी प्लेटफॉर्म उसको हम ऐसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ध्यान से देखो आपको उसके वर्जन्स मिल जाएंगे। तो इन वर्जन्स में आप चाहे तो लेटेस्ट वाला कर लो, पुराना, जो भी आपको मर्जी। तो सीधे हम जो है लेटेस्ट वाले पर क्लिक करते हैं। यहाँ राइट साइड पे टॉप पे देखोगे तो आपको जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ एमबी का रहता है। इसको सीधे आप डबल क्लिक कर करके इंस्टॉल करोगे और आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड में जाओगे, पाइथन का कोड लिखोगे, और अगर कोड लिखते टाइम अगर आपको एरर आ रही है यानी कि रन नहीं हो रहा है, तो आप जाओगे एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे पाइथन लिखोगे, और जो पाइथन एक्सटेंशन है उसको आप जो है यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लोगे। ये देखिए यहाँ पे एक कोड रनर है और एक आपका पाइथन है, दो चीज़ें आप इंस्टॉल कर लो, आपका पाइथन का प्रोग्राम आराम से रन हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ सिंपल लिखेंगे, देखिए एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमको कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायनेमिकली टाइप्ड डेटा टाइप हो जाता है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब हो जाता है कि हमने जो वेरिएबल ली है उसमें हम जो भी वैल्यू देंगे वो उस हिसाब से बदल जाएगा। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़े थे कि भाई जैसे यहाँ बी है तो बी में हमने क्या डाले, हेलो, तो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। अगर हमने यहाँ सी में क्या डाले हैं, यहाँ पे क्या एक प्रकार से अगर देखें तो एक लिस्ट डाले हैं 259, तो एक लिस्ट बन जाएगी। और जब हम तीनों को प्रिंट करेंगे तो तीनों अलग अलग वैल्यू प्रिंट देंगे। तो सीधे हम जो है यहाँ पर रन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हेलो, यहाँ देखिए 5 आ गया, हेलो आ गया, और देखिए लिस्ट भी आ गई। तो इसका मतलब है हम वेरिएबल डिफाइन करते समय ये नहीं बताते कि किस टाइप का है। जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लेता है। इसी को बोल देते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। तो इसको हम सिंपल फिर से स्ट्रिंग में बदल देते हैं, मतलब कमेंट में।
फिर उसके बाद है देखिए वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की बात होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 5 ली है, तो ए को हमने प्रिंट कर दी। फिर ए की वैल्यू हमने क्या लिए हैं, यहाँ पे हेलो ले लिए, फिर ए को प्रिंट कर लिए। फिर ए की वैल्यू हम जो है यहाँ पे लिस्ट ले रहा है, तो फिर ए को प्रिंट। तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल में हम मल्टी टाइम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहली बार में ए की वैल्यू, दूसरी बार में ए की वैल्यू और तीसरी बार में ए की वैल्यू। तो इस प्रकार से यहाँ पे पाइथन सिंपल काम करता है। हम और चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर आगे और प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे सीधे हम इस प्रकार लिखेंगे ये, तो हेलो पाइथन ऐसे लिखें। तो यहाँ आप देखिए, ये देखिए इस प्रकार मैं प्रिंट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो रन जैसे करेंगे देखिए हेलो पाइथन आ गया। पुरानी चीज़ तो आ ही रही है, हेलो पाइथन भी आ गया है। तो ये सिंपल ऐसे रन कर लेता है, कोई भी ऐसा तामझाम नहीं है। तो यहाँ देखिए जब हमने बात करे थे जावा की, तो वो कंपाइल भी था और इंटरप्रेटर भी था। कंपाइल्ड क्या होता है भाई, सोर्स कोड जो होता है ह्यूमन लिखता है, उसको मशीन कोड में बदलना। ठीक है, कंप्लीट रूप से पूरे 10 इंस्ट्रक्शन लिखें, 10 इंस्ट्रक्शन को बदलना, और अगर एक दो लिखे तो एक दो को बदलना, बाद में वो मशीन उसको रन करेगी। पर इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे PHP, रूबी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इनके माध्यम से जो सोर्स कोड में लिखा गया है उस लैंग्वेज को सीधे डायरेक्टली रेडी टू रन कर दिया जाता है। यानी कि इंटरप्रेटर उसको वर्चुअल मशीन के माध्यम से मशीन कोड में बदल देता है। तो इसे बोल देते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और हमारी पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, रूबी, ये सब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यही बात करें कंपाइल की, तो C++, गो है, फोर्ट्रान, पास्कल और जावा भी इसमें शामिल है, पर जावा इंटरप्रेटेड भी है। ठीक है, आगे देखें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोले तो मानव के करीबी भाषा है। ह्यूमन रीडेबल जो सिंटैक्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे सिंपल A बराबर 10 लिख दे रहे हैं, B बराबर हम 20 लिख दे रहे हैं, दोनों को जोड़कर प्रिंट करा दे रहे हैं। तो ये सिंपल जो है ह्यूमन रीडेबल जैसी लैंग्वेज है। साथ ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि भाई पाइथन में अपर केस और लोअर केस अलग अलग माने जाते हैं। सिंपल अगर देखोगे नेम स्मॉल में लेते हैं, यहाँ अरविंद हमने स्टोर कर लिए, और यहाँ नेम अगर लेते हैं कोपा, तो देखिए यहाँ पे दूसरा मतलब दो वैल्यू अलग अलग स्टोर हो गई है। तो सिंपल अगर देखें तो जो कैपिटल है स्मॉल अलग अलग मतलब केस सेंसिटिव है। दोनों को आप ऐसे ध्यान में रखना। इसके बाद है सिंपल और इजी सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पाइथन में सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट या जावा हमने देखे थे सेमीकोलन लगता था, पर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है। ऐसे ही करली ब्रैकेट की जगह यहाँ इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो देखिए हमने ऐसे लिखे हैं। आगे चलें तो यहाँ पे वेरिएबल के बदले में हम यहाँ चलते हैं जो हमारी फाइल है, और फाइल में चलते हैं हम इफ़ वाली कंडीशन में। जैसे देखिए यहाँ लूप है, ये इफ़ है, इफ़ में चलते हैं, लूप में चलते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये हम अगर इसको यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं, और अनकमेंट करने के बाद आप ध्यान से देखिए ए की वैल्यू हमने 0 ली है, और यहाँ इसी इंडेंटेशन या इसी अलाइनमेंट से वाइल लिया गया। फिर देखिए जो प्रिंट है वो आपका थोड़ा सा गैप मार्क है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये देखिए अभी तो रन हो जाएगा, यहाँ ही रन हो गया। देखिए 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे गिनती इन्होंने प्रिंट कर दिया, ध्यान से देखिए यहाँ पे। पर यदि मान लो ये प्रिंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो अब रन करता हूँ मैं यहाँ सेव करके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है एरर देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो है आपका क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो इंडेंटेशन देखिए एरर बोल रहा है। देखिए एक्सपेक्टेड इंडेंटेड, मतलब जो है इंडेंटेशन वो अपन से चाह रहा है कि इंडेंटेशन रखो, तब मैं आगे कुछ करूँगा। तो इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद देखोगे देखिए यहाँ पे रन हो चुका है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन ही ब्लॉक है, यानी कि करली ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडेंटेशन बोले तो इफ़ यहाँ से लिया गया है, थोड़ा गैप मार के क्या लिखना है, प्रिंट, तो ऑटोमेटिक खुद लेता है, जो कि आपका टेक्स्ट एडिटर होता है वो अपने हिसाब से। ऐसे पोर्टेबल यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसे पाइथन कोड विंडोज़, लाइनक्स और मैक पर चल सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोले तो पाइथन ओप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, जैसे जावा हमने कंप्लीट पढ़ा है। आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए उनमें जावा में जाकर। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर करा दूंगा अगर पॉसिबल रहा तो। पर कंप्लीट यूनिट में आप देखोगे तो शुरुआत में आपको जावा मिल जाएगा, और उसके बाद बाकी की चीज़ें आपको पाइथन की मिल जाएगी। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। ये आपकी कमेंट है, मतलब यहाँ हैश जो सिंबल है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हो जाता है। तो सिंगल लाइन कमेंट, और बाकी चीज़ें हम प्रिंट, और डबल कोट के अंदर हमने क्या लिख दिए, कस्टम स्ट्रिंग लिख दिए जो हम चाह रहे हैं प्रिंट करना। ऐसे पाइथन की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py, यानी कि जो मॉड्यूल है या कोई भी चीज़ आप लिखो देखिए .py है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल .py, लूप .py, इनपुट आउटपुट .py, फंक्शन .py, या जो भी आप लिखोगे देखिए यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब py के फॉर्म में आएगी। मैं इसके
इसके अलावा और बता देता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट है, मैं जैसे ओपन करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो ओपन फोल्डर में एक फ़ोल्डर और है जिसमें प्रोजेक्ट है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ ये चैप्टर में इसमें तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है जिसमें p1.py इस प्रकार का जो एडवांस वाले प्रोजेक्ट है। मैं सीधे वही वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो हमने यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट, और ओपन कर लेते हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट पहले से बने हुए हैं, मैं इनको जो है आपको दे दूंगा। हालांकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको कंप्लीट पाइथन सीखना तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पाइथन को रन कैसे करें, तो पाइथन इंस्टॉल करना मैंने बताया, कमांड प्रॉम्प्ट में खोलना है और कमांड लिखना है कि भाई पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई, इस प्रकार से है। तो आप जो कमांड है वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो मैं VS कोड में बता रहा हूँ तो वो सबसे आसान तरीका है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड भाषा है, पाइथन केस सेंसिटिव है, पाइथन में इंडेंटेशन महत्वपूर्ण होता है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, और पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी वाई है। ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। उसके बाद इंडेंटेशन, जिसे हम वाइट स्पेस भी बोल देते हैं। वाइट स्पेस क्यों, कि भाई देखिए आप इफ़ के साथ में अलाइनमेंट लिख सकते थे, पर इतना स्पेस आपने दिया है, इसी को वाइट स्पेस या तो इंडेंटेशन हम बोल सकते हैं। यानी कि इंडेंटेशन का अर्थ जो होता है लाइन की शुरुआत में खाली स्थान, ये स्पेस या टैब देना, इसे हम वाइट स्पेस या इंडेंटेशन बोल सकते हैं। पाइथन में कोड ब्लॉक बनाने के लिए करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, पाइथन में वाइट स्पेस ही ब्लॉक को डिफाइन कर देता है। जैसे यहाँ देखिए करली ब्रैकेट तो हमने यहाँ इफ़ में लिए हैं, पर ये इंडेंटेशन ऐसे देखिए, ये जो जावा है, मतलब जावा हमने करली ब्रैकेट लिए थे इस प्रकार से, तो यहाँ पे ब्लॉक लिए थे। पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ करली ब्रैकेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कॉलन लगाते हैं इफ़ के साथ में, पर यहाँ पे इंडेंटेशन या वाइट स्पेस की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो 4 स्पेस या फिर एक टैब मार दो तो ऑटोमेटिक आपका जो है कवर कर लेता है। ऐसे गलत इंडेंटेशन उदाहरण बोले तो देखिए, अगर आप अलाइनमेंट के साथ लिखते थे, ये एरर का सूचक है, मतलब एरर देगा, तो अभी हमने देख भी लिए थे कि एरर देगा। साथ ही आप देखोगे सही इंडेंटेशन, जैसे हमने यहाँ इफ लिखे तो एंटर जैसे मारेंगे खुद ब खुद ये 4 स्पेस देकर आगे से लिखा जाएगा, इसको बोल देते हैं सही इंडेंटेशन। ऐसे लूप में बात करें तो लूप में भी आप देखोगे, लूप बोले तो एक बार में जैसे आई इन रेंज, मतलब आई की रेंज कितनी है 1 से लेकर 3, तो आई क्या प्रिंट करेगा भाई 0 से लेके, यहाँ पे आप देखोगे तो 0 से लेकर 2 प्रिंट करेगा, मतलब एरे टाइप की फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे इंडेंटेशन आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इंडेंटेशन के नियम क्या है, ब्लॉक शुरू होता है कहाँ से, कॉलन से। कॉलन आपने देखा है, जैसे ये देखिए कॉलन शुरू हुआ कोई भी इफ़ में या फॉर में, और उसके बाद जैसे ही एंटर मारोगे तो अगली लाइन इंडेंटेड होनी चाहिए, और नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगी। और अगर नहीं आती 4 स्पेस दे दो या टैब मार दो तो भी आपका काम हो जाने वाला है। स्पेस और टैब को मिक्स नहीं करना है, दोनों चीज़ों को सीधे एक साथ या तो टैब मारो या तो स्पेस मारो। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ चलते हैं और देखिए हमारे पास में ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ देखोगे देखिए मैंने, और सीधे एक टैब मारा तो भी काम चल गया, और मैं ऐसे करके 4 स्पेस मार दे रहा हूँ तो भी काम चल दे रहा है। पर उदाहरण के लिए एक स्पेस मारे और एक टैब मारे ऐसे करके तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको सीधे या तो टैब मारना है या तो 4 स्पेस मारना है। ठीक है, इंडेंटेशन गलत होने पर आपको एरर आएगी, इंडेंटेशन एरर, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो आपका पाइथन है उसमें इंडेंटेशन की एरर को क्या बोल देते हैं, तो इंडेंटेशन एरर बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए जावा की बात करें तो ब्रैकेट जो था एक प्रकार से क्या था, एक कमरा बनता था, और पाइथन में खाली जगह यानी कि स्पेसिंग से क्या बन रहा है, एक कमरा बन रहा है। तो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पाइथन में ब्लॉक कैसे डिफाइन होता है, इंडेंटेशन से। पाइथन में करली ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है। इंडेंटेशन किसके बाद शुरू होता है, कॉलन के बाद शुरू होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख सकते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब हो जाता है ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व होते हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग में जिनकी डेफिनेशन पहले से होती है, जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है, उन्हें हम बोल देते हैं कीवर्ड्स। और इनके नाम से ना तो वेरिएबल नाम डिफाइन होते हैं, ना ही आप फंक्शन का नाम, ना ही मेथड का नाम ले सकते हैं, और ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए इफ़ वेरिएबल ले लिए हमने और बराबर ले लिए 10, तो क्या आने वाली है, एरर। क्यों, क्योंकि इफ़ आपका कीवर्ड है ना कि वेरिएबल। इसके बदले में आप ए ले लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ए नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो कुछ कीवर्ड्स है जैसे फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, इनको 2-4 बार आप पढ़ लेना। 2-4 बार से मतलब कि भाई 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपको जब MCQs पूछे जाएंगे तो वहाँ बोल दिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड है या इनमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई ये चीज़ आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। एंड है, एज है, एजर्ट है, ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू, डेफ आपके लिए फंक्शन उपयोग किया जाता है, DL है, एलिफ है, एल्सिफ लेटर स्टेटमेंट जैसे ही एलिफ उपयोग किया जाता है, एल्स है, एक्सेप्ट है,
इसके अलावा फाइनली है, और आप देखोगे फॉर, फ्रॉम, इस प्रकार ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, 2-4 बार ज़रूर पढ़ना, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, जैसे मान लीजिए ट्रू और फॉल्स, ये भी कीवर्ड है, ये बूलियन वैल्यू के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर देखें नन, नन मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, और ये जावा में नल जैसा होता है, ठीक है। मतलब जैसे नल वहाँ डिफाइन करते हैं बिना वैल्यू के लिए, यहाँ पे नन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इफ़, तो ये कंटिन्यू चेक करने के लिए, एक प्रकार से जो कंडीशन चेक करने के लिए, मतलब कंडीशन अगर हाँ या ना है उसके लिए। जैसे इफ़ एज है बड़ी या बराबर किसकी, 18 के, तो एलिजिबल, नहीं तो नॉट एलिजिबल, तो एल्स उसके बदले में यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे रॉन्ग कंडीशन, मतलब राइट कंडीशन है तो ये वाला रन होगा, और रॉन्ग कंडीशन है तो नीचे वाला रन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए एलिफ। एलिफ आपका मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है, तो इफ़ ही पर एलिफ उपयोग किया जाता है पहली बार में इफ़, और उसके बाद देखिए इफ़ यदि 90 है या बड़ा है तो ग्रेड ए, नहीं तो 60 है तो ठीक है बी, और नहीं तो ग्रेड सी। तो एलसिफ के बदले में यहाँ पे एलिफ उपयोग किया जाता है पाइथन में, याद रखना। जो एलसिफ है वो कहाँ उपयोग किया जाता है, वो जावा, सी प्लस प्लस या फिर सी है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड देखें, जैसे फॉर है लूपिंग के लिए, वाइल है लूपिंग के लिए, ब्रेक लूप को रोकने के लिए, कंटिन्यू इटरेशन को स्किप करने के लिए, जो कंडीशन दी गई उसको स्किप मार के अगला चलेगा। डी एफ मतलब फंक्शन डिफाइन करने के लिए, रिटर्न फंक्शन से वैल्यू वापस लेने के लिए या देने के लिए, क्लास आपका क्लास बनाने के लिए, इंपोर्ट मॉड्यूल जो बने बनाए हैं पहले से उनको इंपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए मॉड्यूल इंपोर्ट लिया जाता है। उसके बाद देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो कीवर्ड जो है वेरिएबल नाम नहीं बन सकते इनसे। पाइथन कीवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, सबका अलग अलग मीनिंग होगा। ट्रू फॉल्स नन का पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। और इफ़ कंडीशन के बाद अगर कॉलन लगता है तो वो ब्लॉक शुरू करता है, ब्लॉक मतलब इंडेंटेशन वाला, ठीक है। तो देखिए ट्रू और फॉल्स बुलियन कैटेगरी आ गया। नन मतलब नो वैल्यू, इफ़ एल्स और एलिफ डिसीजन मेकिंग कंडीशनल के लिए, टी एफ फंक्शन के लिए, और क्लास आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। चलिए चैप्टर नंबर 2, जिसके अंतर्गत हमको देखना वेरिएबल और डाटा टाइप्स। इनको ऑलरेडी हमने वहाँ देख लिए जावा में, फिर भी हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पाइथन में भी किस प्रकार आपको वेरिएबल और डेटा टाइप देखने को मिल जाते हैं। तो वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा पर काम करने के लिए जो हमने मेमोरी में एक लोकेशन दी है जिसका एक नाम रखे हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक या जो भी, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो नाम दिए गए है उस नाम को हम बोल देते हैं वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल का नाम जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए डाटा टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है ये चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली टाइप्ड होते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड बोल सकते हैं डाटा टाइप को। तो वैल्यू जो दी है हमने उसी के आधार पर ऑटोमेटिकली ये तय कर लेते हैं कि क्या है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 100 दी है तो ये इंटीजर बन जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने स्ट्रिंग दी है या हेलो दी है या जो भी नाम हमने दी है SHW, तो स्ट्रिंग बन जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने ट्रू और फॉल्स दी है तो बुलियन बन जाएगा। एक्स की वैल्यू दशमलव में दी है तो वो आपका डबल या फ्लोट बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली टाइप्ड होता है, ठीक है, डायनेमिकली टाइप्ड बोल सकते हैं। तो डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या हो जाता है कि भाई पाइथन जो है अपने डेटा टाइप को पहले से डिफाइन नहीं करता। जैसे हमने वैल्यू डिक्लेयर करे हैं या वैल्यू इनिशियलाइज करें हैं, ऑटोमेटिक वो जो है अपने आप को बदल लेता है। उदाहरण के लिए एक्स जो है वेरिएबल है पर उसको हमने जैसे 10 दिए तो क्या बन गया, इंटीजर बन गया। तो यहाँ पे एक्स 10 प्रिंट कर देगा। फिर हमने एक्स को कोपा दी है तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक्स क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये एक्स पहले इंटीजर था, बाद में स्ट्रिंग बन गया। इसका मतलब यह डायनेमिकली टाइप्ड है, ठीक है। डेटा टाइप जो पाइथन में उसमें क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड है। ऐसे ही जावा वर्सेस पाइथन की बात करें तो जावा में आप देखोगे इस प्रकार से इंट पहले से लिया जाता था। इसको बोल देते थे स्टैटिकली, बोले तो फिक्स्ड रहता था कि भाई हमने इंट लिए हैं तो इंटीजर वैल्यू ही लोगे। अगर हमने पाइथन की बात करें तो पाइथन में ऐसे लेते हैं, पर जावा में अगर ऐसा लेते हैं तो क्या आती है एरर। तो पाइथन में क्या है, पाइथन में आप जो भी लोगे उसमें कुछ भी इंस्टॉल मतलब जो है आप स्टोर करा सकते हैं। नंबर स्टोर करा दो, स्ट्रिंग स्टोर करा दो, जैसी आपकी इच्छा। तो ये पाइथन में अलाउ है, जबकि जावा में इस प्रकार की एरर देखने को मिल जाती थी। पाइथन के कुछ मुख्य डाटा टाइप है वो देख लेते हैं। हालांकि डायनेमिक टाइप्ड है फिर भी हमको डाटा टाइप के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ न्यूमेरिक टाइप हो जाते हैं, जैसे नंबर पूर्णांक वाला, नंबर दशमलव वाला। फिर उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स वाला हो जाता है जिसमें आपको स्ट्रिंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में आपको जैसे डबल कोट के अंदर स्टोर करने को मिल जाता है, इसको स्ट्रिंग बोल देते हैं। बूलियन में आपको ट्रू और फॉल्स मिल जाता है, और एक नन हो जाता है जिसमें नल वैल्यू होती है। अब उसके बाद एक और मिल जाता है टाइप।
तो टाइप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? जो भी डाटा स्टोर है वेरिएबल में उसका टाइप जानने के लिए। उदाहरण के लिए एक्स में क्या स्टोर है, अभी एक्स में स्टोर है 100। अगर मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं टाइप करके एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर देगा वो कि इंटीजर है। और अगर बाय में हमने स्ट्रिंग स्टोर करे हैं पाइथन, और अगर बाय को हमने टाइप करके लिखे हैं, तो इसका आंसर देगा क्या? इसका आंसर देगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए इंट आया और यहाँ पे स्ट्रिंग आया, ऐसे लौटाता है रिजल्ट। तो टाइप फंक्शन क्या करता है? डाटा टाइप को या वेरिएबल के टाइप को चेंज करता है, मतलब चेक करता है, चेंज नहीं करता, चेक करता है, मतलब चेक करके बताता है कि किस प्रकार का है। तो पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। वेरिएबल का टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाता है रन टाइम पर जो भी हमने वैल्यू दी है। टाइप फंक्शन उसके टाइप को बताता है कि भाई किस प्रकार का है, और सेम वेरिएबल से अलग अलग टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बेसिक टाइप्स हमने देखे, जैसे इंटीजर हमने देख लिए। इंटीजर बोले तो पूर्णांक वैल्यू माइनस प्लस दोनों में हो सकती हैं। उसके बाद आपका फ्लोटिंग पॉइंट बोले तो दशमलव वाली वैल्यू आपको माइनस प्लस में देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल जाती है, कैसी कि भाई जो आपका जे है वो इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी पार्ट के लिए उपयोग किया जाता है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट वाला नंबर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 2+3J मिल जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट बोले तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो जाता है। चलिए एस टी आर बोले तो स्ट्रिंग के लिए उपयोग किया जाता है। बोले कैरेक्टर या कैरेक्टर के सेट, सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में हम लिख सकते हैं, पर लगाना कंपलसरी है। सिंगल लगा तो सिंगल को क्लोज करोगे, डबल लगा तो डबल को क्लोज करोगे, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए डबल कोट से शुरू हुआ, डबल कोट से बंद हो गया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। बुलियन में ट्रू और फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कंप्लीट रूप से। इसको हम रन करा के देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, मतलब प्रिंट करेंगे तो फिर उसके बाद बी की वैल्यू फ्लोट आ जाएगी, फिर कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, फिर स्ट्रिंग आ जाएगी और बुलियन आ जाएगी। तो सब नीचे प्रिंट भी है ऐसे, और प्रिंट करके हमने टाइप भी चेक कर लिए तो सबका टाइप वो बताएगा। जैसे यहाँ हमने देखे थे इंट और स्ट्रिंग दिखाया था। तो जो पाइथन है वो डायनेमिकली टाइप्ड है। इंट आपका होल नंबर स्टोर कर लेता है, पूर्णांक वैल्यू। फ्लोट आपका डेसिमल पॉइंट वाला नंबर स्टोर करता है, और कॉम्प्लेक्स आपका इमेजिनरी पार्ट में जे स्टोर करता है। स्ट्रिंग में टेक्स्ट स्टोर होता है। बुलियन में ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे टी और एफ यहाँ पे कैपिटल रहेंगे। तो आप रिवीजन देख लेना यहाँ पे। मैं यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगी यूनिट, तो इस यूनिट का कंप्लीट वीडियो आएगा, उसके नीचे आपको जावा और पाइथन दोनों की जो पीडीएफ है कंप्लीट रूप से मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसी लिंक से ज्वाइन करना है, SSW एजुकेशन PDF के नाम से। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो टाइप फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिए। टाइप फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब जो पाइथन है उसका, जो कि डाटा टाइप बताता है कि किस प्रकार का डाटा टाइप है। भाई टाइप लिखे और टाइप के साथ में वेरिएबल का नाम लिखे, और वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसका आउटपुट नीचे दे देगा कि भाई इंट है, स्ट्रिंग है, या जो भी है। फ्लोट है तो फ्लोट देगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देगा, बुलियन है तो बुलियन, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स देगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन मिल जाएंगे। तो आउटपुट के लिए हम कई उपयोग कर लेते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम, ये फंक्शन है, इसके अंदर डबल कोट में जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आउटपुट फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब क्या जाता है? पाइथन के साथ में प्री डिफाइन लोडेड है, इसको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो अलग से डिफाइन होते हैं उन्हें बोल देते हैं यूज़र डिफाइन। तो यहाँ वेरिएबल के साथ में अगर प्रिंट देखें तो नेम में हमने स्ट्रिंग स्टोर करा है अरविंद नाम से, और यहाँ प्रिंट कर दी नेम को, तो आउटपुट क्या आने वाला है? यहाँ पे जो स्टोर करेंगे वो आ जाएगा। मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना है, तो भाई मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप देखिए आपको कॉमा लगाना होता है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग प्री डिफाइन करे हैं और एक हमने जो है हमारे वेरिएबल को प्रिंट करा है प्लस करके, तो बीच में क्या लगा है? कॉमा। तो जब भी मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना हो तो जावा में प्लस लगता था और यहाँ पे कॉमा लगता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो यहाँ देखिए सम इज़, जो डबल कोट में है वो सम इज़ आ गया, और कॉलन के बाद दोनों का प्लस आ गया, 10 और 20 बोले तो 30। ऐसे सेपरेटर, तो सेपरेटर बोले तो प्रिंट करने के लिए देखिए एक पाइथन लगाएं, फिर कॉमा लगाए सेपरेट के लिए, फिर कोपा लगाए, फिर कॉमा लगाए, फिर आपको जो सेप है वो प्रिंट कराए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए सेपरेटर के लिए यहाँ पे सेप जो है इस प्रकार से हमने उपयोग करे हैं। तो ध्यान से देखिए, पाइथन है और कोपा दोनों को हमको सेपरेट करना है, तो दोनों के बीच में हमने क्या लगा है? सेप कीवर्ड लगा, और इक्वल करके क्या दे दिए? ये डैश से अलग होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से आउटपुट में क्या है? डैश से अलग हुआ है। इसके बाद देखिए एंड सेपरेटर। मान लो हम एंड सेपरेटर क्यों लगाते हैं? जैसे हेलो लिखे
और फिर प्रिंट करके वर्ल्ड करना है, तो दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। तो ये दिक्कत ख़त्म करना, तो कॉमा लगा के पहले वाले में क्या देना है, एंड ऑपरेटर या एंड पैरामीटर लगाते हैं। और एंड पैरामीटर में जो भी देंगे, जैसे मान लीजिए हमने स्पेस दिए, तो स्पेस दिए हैं तो दूसरा वाला जो वर्ड है यानी कि दूसरी लाइन का जो वर्ड है वो क्या आएगा, हेलो के बाद स्पेस देकर आएगा। ठीक है, तो इस कारण इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इनपुट फंक्शन, जैसे हम अदर लैंग्वेजेस में भी उपयोग कर लेते हैं, जैसे VB.NET में या जहाँ भी, तो इनपुट के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है इनपुट फंक्शन। और ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में होती है, मतलब नेम हो गया या किसी भी चीज़ का नेम हो गया वो होता है। तो उसके पहले हमको एक वेरिएबल लेना होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन जो भी लाएगा इनपुट करके वो कहीं तो स्टोर होगा, और स्टोर करने के लिए हमको पता है एक वेरिएबल लेना होता है, मेमोरी का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नाम जो लोकेशन का नाम होता है। और उसके बाद जो नाम में स्टोर हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाके हम इसको पहले क्या कर देते हैं, कमेंट बना देते हैं। और एक हमने जो है प्रैक्टिस करके लिए थे, यहाँ देखिए प्रैक्टिस करके लिए, इसको हम जो है रन करते हैं। और रन करोगे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, नाम इनपुट करो। हम नाम इनपुट कर देते हैं। अभी नाम यहाँ इनपुट नहीं हो रहा है, मतलब रीड ओनली एडिटर है। तो हम चलेंगे कहाँ पे, इसमें रन करेंगे और रन पाइथन फाइल करेंगे। तो रन पाइथन फाइल करोगे तो यहाँ आपको देगा, देखिए यहाँ नाम इनपुट करने के देगा। मान लीजिए मैं अरविंद एंटर करता हूँ, तो योर नेम इज़ अरविंद, इस प्रकार से आ गया है यहाँ पे इसका नाम। मतलब इनपुट फंक्शन ने जो हमने दिया वो कहाँ स्टोर कर दिया, नेम में, और नेम प्रिंट हो गया, योर नेम इज़ जो भी हमने इनपुट दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनपुट फंक्शन काम करता है। तो जो पाइथन है उसके प्री डिफाइन एक प्रकार से फंक्शन है इनपुट और आउटपुट। और यहाँ देखिए ये अगर नंबर चाहिए तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है इनपुट में, पर हमेशा ही स्ट्रिंग ही लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंटीजर टाइप देखें, तो हमने इंटीजर टाइप लिए हैं। यहाँ पे देखिए इंटीजर लेना, जैसे मान लीजिए इनपुट करके हमने फंक्शन लिए, तो हमको इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इंट में, तब जाके कहीं इंटीजर वैल्यू ले पाते हैं। पर जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिंग ही लेगा, ध्यान रखना। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फंक्शन। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट लेना तो फ्लोट लगा दो, डबल लेना तो डबल लगा दो, जो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ सिंपल प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए, इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट के लिए। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और अगर आपको नंबर चाहिए तो इंट और फ्लोट का उपयोग करके आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। प्रिंट में सेप और एंड ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। सेप ऑपरेटर दोनों सेपरेट कैसे होंगे, और एंड ऑपरेटर दोनों जो है दो लाइन को एक साथ कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर या एंड पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पाइथन के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। बार बार क्वेश्चन इन्हीं से देखने को मिलते हैं। जो पहले की चीज़ थी वो तो हमने बेसिक रूप से देखे हैं पाइथन के लिए, जो हर एक प्रोग्रामिंग में रहती है, पर पाइथन की डेटा स्ट्रक्चर सेपरेट है अन्य प्रोग्रामिंग से, इसलिए इनको बहुत ही आईएमपी बोला जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट की। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, जैसे एरे करता था। और लिस्ट जो है म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब बाद में बदली जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इम्यूटेबल का मतलब बदली नहीं जा सकती। और लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे अगर देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, एल करके हमने लिए हैं और अंदर हमने क्या स्टोर कराया है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में 20, जैसा देखिए यहाँ पे 3 मतलब जो आपका 35.75, फिर उसके बाद इस प्रकार से स्टोर करा है। तो ये क्या है, ये है, आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सिंपल लिस्ट है। और लिस्ट को 0 1 2 3 इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ अगर लिस्ट ली, हमने लिस्ट नेम ले लिया कोई भी, और यहाँ वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं। ये सिंटैक्स हो गया। बेसिक एग्जांपल अगर देखें, नंबर नाम का हमने लिस्ट ली है और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 4 वैल्यू दे दी, और अगर प्रिंट करके नंबर लेते हैं तो चारों वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी एक साथ। और टाइप करके चेक करेंगे तो इसका टाइप आ जाएगा लिस्ट। इस प्रकार से हम देख सकते हैं लिस्ट को। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लिस्ट की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऑर्डर्ड होती है, यानी कि क्रमबद्ध होती है। 0 से शुरू होता है इंडेक्स इसका, ये हमने देखे अभी। डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एक ही लिस्ट में आप 20 लिख सकते हैं कॉमा लगा के, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट डेटा टाइप भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे 20 स्टोर हो गया, यहाँ पे दशमलव वाला स्टोर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ लिस्ट फिर अपने आप में आ गई। तो इसका मतलब अलग अलग डेटा टाइप भी यहाँ पे ले सकते हैं। और लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए
जैसे एप्पल लिए, मैंगो लिए, स्ट्रिंग लिए हैं, स्ट्रिंग लिए हमने कॉमा लगा लगा के एरे टाइप। तो यहाँ इसको 0 अगर लिखते हैं तो कौन आएगा? एप्पल। और अगर 2 लिखते हैं तो कौन आएगा? बनाना आएगा। और अगर 1 लिखते हैं तो कौन आएगा? मैंगो। तो इस प्रकार से हम इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है, यानी कि बाद में वैल्यू चेंज की जा सकती है। उदाहरण के लिए एप्पल है, मैंगो, बनाना, 3 वैल्यू लिए किस में? फ्रूट्स में। और फ्रूट्स की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 इस प्रकार से देखी जाएगी। तो अगर फ्रूट्स करके 1 लेते हैं और ऑरेंज कर देते हैं तो इसका मतलब है मैंगो के बदले में क्या हो जाएगा? ऑरेंज। और फ्रूट्स अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए मैंगो के बदले में क्या आ जाएगा? ऑरेंज आ जाएगा। तो इस कारण लिस्ट को म्यूटेबल बोला जाता हो। म्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज की जा सकती है बाद में। आगे देखेंगे लिस्ट की जो मेथड होती है, जैसे अपेंड, तो नया एलिमेंट जोड़ना हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नंबर हमने लिए हैं 3 और नंबर डॉट अपेंड करते हैं 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? प्रिंट करेंगे नंबर्स, तो यहाँ पे 3 के बदले में कितने प्रिंट होंगे? 4, क्योंकि नया जो एलिमेंट है वो किसने जोड़ दिया है? अपेंड ने। ऐसे ही इंसर्ट की बात करें तो बीच में कोई वैल्यू जोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए नंबर डॉट इंसर्ट 1 और 10, तो यहाँ नंबर प्रिंट करेंगे। यहाँ पे रिमूव करेंगे तो देखिए 2 अगर रिमूव करना तो 2 वैल्यू रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद पॉप मतलब इंडेक्स से हटाना हो जाता है, 0 हटाना है, पॉप कर दिए। लूप के साथ लिस्ट अगर देखें तो देखिए मार्क जो लिस्ट है वो हमने 3 लिए हैं और फॉर में हमने क्या डाल दिए? एम। और एम क्या है भाई? एम एक प्रकार का एक ऑब्जेक्ट है किसका? लिस्ट का। जो मार्क्स है किस में चला गया? एम में। और एम प्रिंट कर दिए तो 60, 70, 80 लाइन बाय लाइन प्रिंट होंगे जैसे लूपिंग में होते हैं। तो सीधे अगर बोले तो लिस्ट आपका करली ब्रैकेट नहीं होता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, बाद में वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि म्यूटेबल है। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। अपेंड से नया एलिमेंट जोड़ सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप भी स्टोर हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना है, 5 जो आपके मतलब एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से, और पीछे जितनी पढ़ा है वो भी चीज़ें। लिस्ट म्यूटेबल होती है, सिंटेक्स आपने देख लिया, अपेंड, रिमूव, नंबर, ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है टपल। अच्छा, टपल जो है सीधे बोल दिया इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब बाद में वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट उसके बदले में आपका यूज़ होगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब छोटा ब्रैकेट। तो टपल जो है पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमने समझ गए। मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है, ये भी पता है। पर टपल जो है इम्यूटेबल होता है, यानी कि एक बार बनने के बाद वैल्यू नहीं बदली जा सकती, ध्यान रखना। और टपल में राउंड ब्रैकेट यहाँ पे उपयोग किया जाता है, यानी कि पैरेंथेसिस उपयोग किया जाता है। जैसे टी करके हमने टपल लिए और यहाँ पे डेटा टाइप लेने की ज़रूरत नहीं, जो भी वैल्यू स्टोर कराओगे वो टपल बन जाएगा। तो अब अगर हमने पैरेंथेसिस लिए हैं और अंदर देखिए हमने 20 जैसा, ये देखिए मल्टीपल वैल्यू अलग अलग प्रकार से हमने स्टोर करा है। तो ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड मतलब 0, 1, 2, 3 इस प्रकार होता है। अनचेंजेबल मतलब इम्यूटेबल होता है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। और कंटेंट डुप्लीकेट वैल्यू बोले तो 20 को बार बार स्टोर कराए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम टपल को समझ सकते हैं। टपल का सिंटैक्स अभी देखें, टपल ऐसे लिखे और इस प्रकार उसको पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा लगा लगा दे दिए, जैसे वैल्यू हम दे सकते हैं। और इसको हम जो है प्रिंट करा सकते हैं और टाइप में जाकर टपल भी चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। विशेषता अगर देखें तो मैंने बताया ना, बोले एक ऑर्डर्ड होती है यानी कि क्रमबद्ध, 0 से शुरू होती है। डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अलाउ है और बाद में वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है। टपल एक्सेस करना बोले तो 0 से यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। डिफाइन करने का बस आप देख लेना पैरेंथेसिस। और जो आपका लिस्ट था उसमें आपका स्क्वायर था, तो यहाँ देखिए 0, 2 इस प्रकार करे तो यहाँ पे एप्पल और बनाना आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इम्यूटेबल मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपको 3 वैल्यू दी गई है और अगर 1 नंबर पे बोले तो मैंगो में हम ऑरेंज करना चाहते तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, इम्यूटेबल है। ठीक है। चलिए आगे देखें, सिंगल एलिमेंट टपल की अगर बात करें तो एक एलिमेंट का टपल बनाते समय कॉमा जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए एक ही एलिमेंट लिए हैं, तो हम मल्टीपल तो लेते हैं पर एक ही एलिमेंट लिए हैं तो यहाँ कॉमा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है। और ऐसे लेने पर फिर उसका टाइप ए चेक कराएंगे तो वो क्या बता देगा? वो बता देगा आपका यहाँ पे टपल है। और अगर सीधे इस प्रकार से लेते हैं तो क्या बताएगा? ये इंट बताएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है। कॉमा नहीं लगाएंगे तो गलत बता देगा। टपल की कुछ मेथड है, जैसे कि बहुत ही लिमिटेड है, मतलब काउंट है जो वैल्यू कितनी बार है वो बताता है। इंडेक्स है जो वैल्यू का इंडेक्स बताता है। जैसे मान लीजिए हमने लिए हैं इतने 4 वैल्यू और यहाँ पे नंबर डॉट काउंट करेंगे 20 और नंबर्स डॉट इंडेक्स, तो दोनों को यहाँ पे एक प्रकार से काउंट करके बताएगा, दूसरा इंडेक्स बताएगा। तो सीधे देखें लिस्ट और टपल, तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगता है? ये ब्रैकेट लगता है स्क्वायर वाला, यहाँ पर लगता है पैरेंथेसिस।
लिस्ट जो होती है आपकी म्यूटेबल बोले तो वैल्यू चेंज हो सकती है, और आपका जो टपल है वो वैल्यू चेंज नहीं करने देता, यानी कि इम्यूटेबल होता है। मेथड लिस्ट में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अपेंड है, रिमूव है, पॉप है, और बहुत सारी। टपल में आपको दो ही मिलेगी, एक काउंट मिलेगी और एक इंडेक्स मिलेगी, ठीक है। स्पीड लिस्ट में थोड़ा कम होता है और टपल बहुत तेज़ी रहती है स्पीड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखें। जो आपका नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर मिल जाता है वो मिल जाता है डिक्शनरी। तो इसके अंतर्गत मिले की वैल्यू पेयर में आती है जोड़े से, और इसको डिफाइन करने के लिए आपको करली ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो डिक्शनरी भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू को पेयर में डेटा स्टोर करता है, और इसमें करली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, यानी कि वैल्यू बाद में बदली जा सकती है। और इसमें जो की है वो यूनिक होती है, यूनिक होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखें, हमने यहाँ पे एक दिए हैं क्या, डिक्शनरी बनाया है, तो करली ब्रैकेट जैसे शुरू करें तो डिक्शनरी समझ जाता है। दूसरी चीज़, ए हमने दी है तो ए की वैल्यू 10 दे दिए, बी हमने दी है तो बी की वैल्यू 20 दे दिए, सी दी है तो सी की वैल्यू 30 दे दिए। तो ये पेयर में आ रही है, देखिए जोड़े से आ रही है, तो इसलिए की वैल्यू जो होती है पेयर में होती है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये अनऑर्डर्ड मिल जाती है। अनऑर्डर्ड मतलब जो है जो आइटम है डिक्शनरी आर स्टोर्ड विदाउट एनी इंडेक्स वैल्यू, मतलब बिना इंडेक्स वैल्यू के होता है, जीरो यहाँ पे नहीं होता। बाकी जो लिस्ट है और टपल है वो आपके आपके इंडेक्सिंग से शुरू होते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड है। तो आपको जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में मिलेगी। जो आपकी वैल्यू है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए, और म्यूटेबल बोले तो बाद में वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ डिक्शनरी बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है भाई, सिंपल। आप देखोगे इस प्रकार से, डिक्शनरी का नाम करली ब्रैकेट से शुरू होगा, की वैल्यू पेयर में आएगी कॉमा लगा के। और जो बेसिक एग्जांपल देखे, जैसे नेम अरविंद लिख दिए, एज हमने लिख दिए, और कोर्स लिख दिए, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का डिक्शनरी हो गया। प्रिंट करेंगे तो कंप्लीट प्रिंट हो जाएगा इस प्रकार से, और उसका टाइप अगर चेक करना है तो आपको डिक्शनरी दे देगा। चलिए डिक्शनरी की विशेषताएं देख लेते हैं। की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है, की यूनिक होती है, और वैल्यू जो है डुप्लीकेट हो सकती है। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती है, यानी कि इंडेक्स एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और म्यूटेबल बोले तो बाद में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमने अभी देखें, जैसे मान लीजिए डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता पर वैल्यू एक्सेस करना है, तो आपको इस प्रकार से करना होता, प्रिंट यहाँ पे मतलब स्टूडेंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट एज, इस प्रकार से। तो नेम अगर प्रिंट करोगे, जैसे नेम हमने दिए थे ना, देखिए हमने यहाँ पे क्या दिए थे, नेम, तो नेम के सामने का क्या जाएगा, जो नेम दिए। एज हमने दी थी, एज आ जाएगा। कोर्स दिए तो कोर्स आ जाएगा। पर सामने आपको डिक्शनरी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने लिखे ना अभी, स्टूडेंट और आपको की वैल्यू, फिर स्टूडेंट की वैल्यू। तो की वैल्यू लिखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप अनऑर्डर्ड क्रम में ला सकते हैं। और अगर वैल्यू चेंज करना है तो आपको स्टूडेंट बोले तो डिक्शनरी का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको की वैल्यू लिखना होगा, उसके बराबर में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिर बाद में प्रिंट करोगे तो उसका आउटपुट उस प्रकार से आ जाएगा। और न्यू की वैल्यू भी जोड़ना हो तो आप सिंपल अगर देखें तो स्टूडेंट नाम से आपने क्या लिखे, की वैल्यू एक नया दे दिए, और उसके बाद आपने उसमें लिख दी भोपाल, और प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को तो वो कंप्लीट भोपाल को भी जोड़कर प्रिंट करेगा सिटी के साथ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मेथड की बात करें तो गेट मेथड होती है जो कोई वैल्यू को निकालने का काम करती है। कीज़ होती है, की को दिखाने का काम कर लेती है। उसके बाद वैल्यूज़ होती है, वैल्यू को दिखाने का काम कर लेती है। आइटम्स, की प्लस वैल्यू, अपडेट, अपडेट करने के लिए। पॉप, की हटाने के लिए। पॉप आइटम, जो लास्ट आइटम है वो हटाने के लिए होती है। क्लियर या एम्प्टी करना, और कॉपी मतलब कॉपी बनाना। तो ये कुछ मेथड है, इनको पढ़ लेना एक बार ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आपसे बन जाना चाहिए। लूप के साथ डिक्शनरी की बात करें तो आप देखिए डिक्शनरी हम यहाँ इस प्रकार कर सकते हैं, कैसे, फॉर हमने लिए की, और वैल्यू इन जो स्टूडेंट आइटम है वो हमने की में डाल दिए, और की को हमने जो है इस प्रकार प्रिंट करा दिए। उसके बाद है लिस्ट वर्सेस टपल, आप देख लेना यहाँ पे, और डिक्शनरी, तीनों को आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे तो आपको सेट देखने को मिल जाता है। सेट क्या है भाई, सेट भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंतर्गत। और अगर देखें यहाँ पे तो आपको जो है ये सेट जो है मुख्य रूप से एक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि यूनिक होता है, यानी कि यूनिक वैल्यू को रखता है। और यहाँ इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 अलग है, यहाँ देखिए ये भी अलग और ये भी अलग, तो ये एक प्रकार का अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू नहीं होती। अनचेंजेबल होता है, यानी कि इम्यूटेबल होता है, बाद में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि डिक्शनरी में नहीं किया जा सकता। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग प्रकार के डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग जो डेटा टाइप है उसको। यूनिक होता है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। तो सिंटेक्स इसका भी करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो डिक्शनरी और जो आपका सेट है वो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, लिस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपका जो टपल है वो आपका पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा।
तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एस और करली ब्रैकेट इस प्रकार लिए हैं। तो करली ब्रैकेट लिए हैं 1 2 3 4। तो मुख्य विशेषता क्या है भाई, डुप्लीकेट वैल्यू अपने आप हट जाती है, अनऑर्डर्ड इंडेक्सिंग नहीं होती, म्यूटेबल बोले तो नया एलिमेंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, म्यूटेबल मतलब नया एलिमेंट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एस लिए हैं और 1 2 2 3 4 लिए हैं। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ 2 दो बार आया ना, 2 को ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्या, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। महत्वपूर्ण मेथड देख ले, जैसे ऐड है नया एलिमेंट जोड़ने के लिए, रिमूव हटाने के लिए, यूनियन दो सेट को जोड़ने के लिए, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट निकालने के लिए। मान लीजिए ए और बी हमने लिए हैं, तो ए और बी लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ 3 4 5। तो दोनों अगर प्रिंट करेंगे इंटरसेक्शन करके तो यहाँ पे ओनली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई 3, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिक आइटम, मतलब एक प्रकार से कॉमन आइटम, 3 और 3 कॉमन है ना, तो इसके लिए यहाँ पे इंटरसेक्शन। ठीक है, और जोड़ने की अगर बात कर लेते हैं तो जो कॉमन दो बार आ रहा है उसको हटा देता है। जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी करे, ए यूनियन बी, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, जबकि 1 2 3 3 3 आना था इस प्रकार से, तो 3 तो दो बार नहीं आएगा, तो इस प्रकार से ये ला लेता है। ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर हर एक प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम जावा में सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट है हर जगह, तो ऐसे ही ऑपरेटर आपका पाइथन में भी उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस इंटू डिवाइड इस प्रकार देखने को मिल जाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए। तो ये नॉर्मल है, ये आपको पता होगा कि भाई जोड़ना मतलब टोटल निकालेगा, माइनस ये दोनों को गुणा करेगा और दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब पहली वैल्यू में दूसरे का भाग देगा। तो यहाँ जो स्लैश है वो हमेशा फ्लोट परिणाम देता है। प्रिंट अगर मान लीजिए 10/2 करे तो यहाँ 5.0 देगा। पाइथन में अन्य अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे आपको फ्लोर डिवीज़न मिल जाता है, ये पूर्णांक लुटाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 की जगह 11 हो गया और 11 में 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा 5.1 जो भी आ जाएगा। तो ये दशमलव के बाद वाली चीज़ों को हटा देता है कौन, फ्लोर। ध्यान रखना, जैसे प्रिंट करके हमने 10 फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर दिए 3, तो क्या आना चाहिए 3.99 इस प्रकार से, या 3.33 आना चाहिए। तो 3 के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितनी भी चीज़ें उनको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। किसने, फ्लोर डिवीज़न ने। मॉड्यूलस ऑपरेटर भी होता है जो कि शेषफल निकालने का काम कर लेता है। मान लीजिए 10 में आप 3 का भाग दोगे तो क्या आना चाहिए आपको 9, मतलब 3 बार, मतलब 3 टाइम यहाँ पे चला गया 9 तक, तो बचा क्या 1। तो 1 जो आ रहा है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर के कारण आ रहा है। फिर उसके बाद डबल स्टार वाले आ जा रहा है एक्सपोनेंट, मतलब घातांक के लिए हो जाता है। उदाहरण के लिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, डबल स्टार लगे मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब है 8 आपका जो है यहाँ आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब कुछ स्पेशल ऑपरेटर, तो फ्लोर डिवीज़न हमने देख लिया ऑलरेडी भाई, 10 में हमने 3 का भाग दिए हैं, तो दशमलव के बाद कोई चीज़ें नहीं आएगी, ऐसे दशमलव के बाद कोई भी चीज़ें नहीं आएगी। नॉर्मली अगर ऐसे भाग दें तो यह आता है, पर ये दशमलव के बाद सारी चीज़ों को कौन हटा रहा है, ये फ्लोर डिवीज़न हटा रहा है। एक्सपोनेंट भी हमने देख लिया, घातांक के लिए उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो दूसरी वाली वैल्यू है डबल स्टार के बाद वो उसका पावर बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। मॉड्यूलस शेषफल के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल में आपको मिल जाता है एंड, दूसरा मिल जाता और तीसरा मिल जाता नॉट। तो एंड ऑपरेटर की अगर बात करें तो एंड ऑपरेटर करता क्या है, एंड ऑपरेटर जो है आपका जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी परिणाम ट्रू लौटाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लेते हैं ए की वैल्यू 10 है और प्रिंट करना है ए बड़ा है 5 से एंड ए छोटा है 20 से। सही बात है भाई, ए 5 से बड़ा है पर 20 से तो छोटा है, तो जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तब आपका ट्रू लौटाएगा। परंतु यदि हम ए बड़ा है 5 से और ए छोटा है 8 से, तो जबकि दूसरी कंडीशन क्या है, 8 से तो बड़ा है, मतलब 5 से बड़ा है पर 8 से मतलब 10 जो 8 है वो छोटा नहीं है, तो यहाँ पर गलत आ जाए क्योंकि दूसरी कंडीशन गलत हो रही है। ठीक है, 8 से छोटा नहीं है, 8 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन गलत है, तो यहाँ फॉल्स लौटा देगा। तो इसलिए दोनों परिणाम सही होना चाहिए। पर और के साथ नहीं है दिक्कत, और के साथ क्या है कि भाई कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तब ये ट्रू लौटा देगा। उदाहरण के लिए ए बराबर है 10 के, है ना, मतलब ए जो है इसको 10 हमने दे दिए, पर यहाँ पे बोल दिया गया है कि ए बड़ा है 5 से और ए छोटा है 8 से। तो देखिए पहली कंडीशन तो यहाँ ट्रू है पर दूसरी कंडीशन गलत है, तो भी यहाँ पे ट्रू आ रहा। क्यों, क्योंकि बीच में लगा और अथवा। यहाँ पे ए छोटा है किससे, 5 से, जबकि ए छोटा नहीं है 5 से, पर ए बड़ा है यहाँ पे और करके लगा दिए 20 से, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ गलत है। दोनों कंडीशन गलत होने की स्थिति में फॉल्स लौटाएगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स कर देता है, बोले तो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। तो नॉट कंडीशन बोले तो ए क्या है, ए की वैल्यू 10 है, तो नौ नहीं है ए बड़ा किसके, 5 के, तो भाई जबकि बड़ा है तो नहीं है बोल दिया ना पहले, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं है छोटा 5 के, तो सही बात है, 5 से छोटा थोड़ी है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट लगा। तो आप तीनों को देख लेना कंडीशन के लिए, यहाँ पे कंडीशन 1, कंडीशन 2, एंड और नॉट, इस प्रकार से आप रन करके देख लेना। फिर उसके बाद हो जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाता है। जावा स्क्रिप्ट में भी देखे थे हमने, जावा में भी देखे थे, और अब पाइथन में भी देख लेते हैं एक ओवरव्यू। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, मतलब जो भी प्रोग्राम का फ्लो है उसको अपने हिसाब से बदलने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट उपयोग कर लेते हैं, चाहे वो कंडीशनल हो चाहे वो लूपिंग हो। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बोले तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है, यानी कि शर्त के आधार पर कोई ब्लॉक को रन करना, कोई ब्लॉक को गलत करना, इस प्रकार की चीज़ें मिल जाती है। और पाइथन में ब्लॉक का प्रयोग नहीं होता, जो करली ब्रैकेट है इसमें इंडेंटेशन का उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि वाइट स्पेस, जो कि हमने पहले भी देखे हैं। तो यहाँ फ्लो कंट्रोल में देखें तो कंडीशनल आ जाती, इफ़ है, एल्स इफ है, एलिफ है, नेस्टेड इफ है। ट्रांसफ़र जो स्टेटमेंट है जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू, पास आ जाती, इटरेटिव में फॉर, वाइल आ जाती, ये चीज़ें मिल जाती है। चलिए इनको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाए। तो इफ़ कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू होती है तभी ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होने पर ब्लॉक स्किप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन दे दी है, कंडीशन जो शुरू होती है वो आपकी कॉलन से शुरू होती है, और कंडीशन के अंदर जो ब्लॉक लिखा जाता है वो इंडेंटेशन यानी कि वाइट स्पेस के बाद लिखा जाता है। जैसे एज की वैल्यू हमने दे दी 18, और अगर एज बड़ी है बराबर किसके, 18 के, तो यहाँ पे कॉलन लगा के बोल दिए प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, और नहीं तो एल्स लगाएंगे। तो इफ़ एल्स वही बताता है कि भाई कंडीशन सही है तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, कंडीशन गलत है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो इफ़ वाला ब्लॉक और एल्स वाला ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ नंबर की वैल्यू हमने दे दी है 7, और नंबर जो है उसमें मॉड्यूलस बोले तो यहाँ 2 का भाग देकर अगर 0 आता है तो इवन नंबर, और नहीं आता है तो ऑड नंबर। तो अभी के डेट में क्या आएगा, 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि जो मॉड्यूलस है बोले तो शेषफल निकाल कर यहाँ 1 लाएगा, जबकि 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो सिंपल सी बात क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। तो इफ़ और एल्स वाला ब्लॉक भी कैसे शुरू होता है, कॉलन से। इफ़ वाला ब्लॉक भी कैसे शुरू होता है, कॉलन से। इफ़ एलिफ स्टेटमेंट अगर देखें तो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ़ एलिफ उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोग्राम जो है, मतलब एलिफ का अर्थ है एल्स इफ, जो पहले हम उपयोग करते थे दूसरी प्रोग्रामिंग में। प्रोग्राम ऊपर से नीचे कंडीशन चेक करता है, जो पहली ट्रू कंडीशन होगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे पहली कंडीशन सही है तो रन हो गया, नहीं तो दूसरी कंडीशन, नहीं तो तीसरी कंडीशन, ऐसे देखने को मिल जाता है। मान लीजिए नंबर या मार्क्स की वैल्यू हमने 75 दे दी है, अगर यहाँ पे मार्क्स जो है वो आपका बड़ा है बराबर 90 के, तो यहाँ पर पहला वाला ब्लॉक रन हो जाएगा ए, और नहीं है बड़ा तो भाई 60 के बड़ा होगा तो दूसरा ब्लॉक। ऐसे ही एलिफ एलिफ करके हम बहुत सारे लगा सकते हैं, और जितने भी लगाए उसके बाद हमको लास्ट में एल्स लगाना ही पड़ता है। जो सभी कंडीशन गलत है तो एल्स वाला खुद ब खुद रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें मिल जाती है। नेस्टेड के अंतर्गत देखें तो एक इफ़ के अंतर्गत अगर दूसरा इफ़ काम कर रहा है, मान लीजिए नंबर बड़ा है 0 से, तो सही बात बड़ा है, तो दूसरे के अंदर बोल देगा नंबर का जो 2 में भाग देंगे तो वो सही में 0 आ रहा है कि नहीं, तो पॉजिटिव नंबर, यानी कि 2 कंडीशन बोले तो एक इफ़ लगा फिर उसके अंदर एक और इफ़ लगा, तो 2 इफ़ लगते हैं एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, तो उसे बोल देते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पाइथन में ब्लॉक बनाने के लिए इंडेंटेशन जरूरी है। एलिफ मल्टीपल कंडीशन के लिए केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स में एवुलेट होती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं लूप के बारे में। लूप का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी कार्य को बार बार रिपीटेटिवली करना चाहते हैं। पाइथन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। फॉर लूप क्या करता है भाई, जब हमें फिक्स्ड निश्चित संख्या पता हो कि लूप कितनी बार चलना है, कितना प्लस प्लस करेगा या स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, तब हम लगाते हैं क्या, फॉर लूप। जैसे लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग आदि में हम इटरेट करने के लिए क्या लगाते हैं, लूप। जैसे फॉर हमने वेरिएबल लिए और सीक्वेंस ले लिए और स्टेटमेंट प्रिंट करा लिए। मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना, तो एक ही लाइन में दे दिए। देखिए फॉर करके आई ले लिया और रेंज में क्या है भाई, रेंज में 1 1 6 है, ठीक है। और आई को प्रिंट करें तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 5 तक, यानी रेंज 1 6, यानी कि 1 से शुरू होकर 5 तक चलेगा, 6 शामिल नहीं रहेगा, एंड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ हमने लिस्ट ले ली है, देखिए इस प्रकार से जो आपका एप्पल है मैंगो, और हमने लिस्ट को डाल दिए किस में, एक आइटम में, वेरिएबल में।
तो आइटम को प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्पल, मैंगो और बनाना, जो फॉर के साथ में है। ऐसे वाइल लूप क्या हो जाता है, जब कंडीशन ट्रू रहती है और तब तक लूप चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, यानी कि कंडीशन फॉल्स होते ही लूप क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ सिंपल अगर देखें, आई की वैल्यू हमने ले लिए 1 और आई को हमने बोल दिया कि छोटा है या बराबर है कब तक, जब तक 5 तक ना पहुँच जाए, और प्रिंट कर दिए। तो भाई सिंपल सी बात, 5 तक वो प्रिंट कर देगा। और हर बार आई में क्या होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। आई बराबर हो जाए प्लस करके आई में जो है, यानी कि आई में अगर 2 है तो आई के साथ एक प्लस हो जाए और वो क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो ऐसे ही हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दी, ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में। फिर उसके बाद देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट लूप बहुत महत्वपूर्ण है, वाइल ट्रू कर दिए और प्रिंट हेलो कर दिए तो यह लूप कभी नहीं रुकेगा, चलते रहेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई संख्या नहीं डाले तो सीधे करके क्या बोल दिए, लूप लगा दिए वाइल ट्रू करके, तो इनफाइनाइट मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अब बात कर लेते हैं हम रेंज की। तो रेंज क्या है भाई, रेंज का उपयोग मुख्य रूप से, रेंज एक फंक्शन है, ठीक है। रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक प्रकार का फंक्शन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फॉर लूप में किया जाता है और यह सीक्वेंस यानी कि संख्या श्रृंखला बनाता है। जैसे हमने देखे थे ना, रेंज लिखे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो यहाँ 3 पैरामीटर है। स्टार्ट बोले तो 1 लिख दिए, स्टॉप मतलब 10 लिख दिए, स्टेप मतलब 1 दे दिए। तो यहाँ सीधे सीधे वो 10 तक गिनती प्रिंट कर देगा। उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ फॉर आई इन रेंज 5 तक, तो रेंज एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ 5 दे दिए और प्रिंट करके हमने आई दे दिए, तो देखिए 0 से लेकर 4 तक ये शामिल कर लेगा। मतलब यहाँ पे आपको 0 इंडेक्सिंग वैल्यू शुरू हो जाएगी। स्टार्ट और स्टॉप देने पर क्या हो जाता है भाई, रेंज हमने 1 और 6 दे दी हैं, तो 1 से शुरू होगा और 5 तक चलेगा, मतलब 6 इसमें शामिल नहीं रहेगा। स्टार्ट, स्टॉप, एंड देने पर तीनों चीज़ दे दिए, तो इस प्रकार से काम करेगा भाई। 1 से शुरू होगा, जो 10 है वो एलिमिनेट कर देगा और हर बार जो है 2 जोड़ना चाहिए, तो स्टेप वैल्यू 2 दे दी है। तो देखिए ऑड नंबर यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, सबके साथ में 2 2 प्लस कर दिया है। इसके साथ ही रिवर्स काउंटिंग की बात करें तो देखिए रेंज हमने दे दी है 10 और यहाँ पे हमने दे दी है 0 और यहाँ पे -2 दे दी। इसका मतलब 10 पहले प्रिंट होगा और 0 इसमें जुड़ेगा नहीं, 0 तक तो जाएगा पर 0 नहीं जुड़ेगा और हर बार -2 करेगा, यानी कि रिवर्स 10 8 सम संख्या प्रिंट कर दिया। जो भी नंबर आप पहले दोगे, जैसे 11 दोगे तो विषम संख्या प्रिंट हो जाएगा, अगर आपने सम संख्या दी तो सम प्रिंट हो जाएगा। तो स्टॉप वैल्यू कभी शामिल नहीं होती, जो भी हमने दी हैं। डिफ़ॉल्ट स्टार्ट 0 से होता है, अगर डिफ़ॉल्ट स्टेप देखें तो 1 होती है। नेगेटिव स्टेप से रिवर्स लूप बनाया जाता है और रेंज जो होती है इम्यूटेबल होती है। देखिए म्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है और इम्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की। ब्रेक और कंटिन्यू जंपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत आ जाती है। जैसे इनका उपयोग फॉर लूप, वाइल लूप, इनमें उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट, तो हमने मान लीजिए फॉर लगाए हैं 1 6, तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 3, तो क्या हो जाए, ब्रेक। तो 1 और 2 बस प्रिंट करेगा, 1 और 2 बस प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा। पर मान लीजिए हमने यहाँ वाइल में लगाए हैं, तो वाइल में भी वही काम करेगा। कैसे, आई की वैल्यू अभी 1 है और आई कब तक होगा भाई, रन 5 तक ना पहुंच जाए तब तक, और आई की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाए, ब्रेक। इसका मतलब 1 2 3 प्रिंट करेगा और यहाँ पे उसको ख़त्म कर देगा। बोले तो 4 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 4 में हमने क्या बोल दी है, ब्रेक लगा दी है। उसके बाद कंटिन्यू पूरी तरह नहीं रोकता, ये इटरेशन को स्किप कर देता। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए 5 तक प्रिंट करेगा, तो अगर बोल दी हमने कि आई की वैल्यू 3 है, तो वो उसको क्या कर देगा, कंटिन्यू, मतलब इस वैल्यू बस को स्किप करेगा 3 को, जो हमने इटरेशन में मतलब यहाँ पे कंडीशन में दिए हैं। तो आगे चलते रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 और 3 को स्किप मारा और 4 और 5 प्रिंट कर दिया। तो दोनों में आप अंतर देख लेना, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है, ये हमने देखे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फंक्शन और मॉड्यूल्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पाइथन के अंतर्गत। तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, डेफ कीवर्ड, ये आप याद रखना। तो फंक्शन जो है एक कोड ब्लॉक होता है जो किसी विशेष कार्य को करता है, यानी कि किसी काम को बार बार करना है तो हमको बार बार करने की बजाय उसको रीयूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग कर लेते हैं, फंक्शन का। तो प्रोग्राम का छोटा, साफ और व्यवस्थित तरीका क्या कहलाता है, फंक्शन, जो बार बार कॉल करने पे काम कर लेता है। फंक्शन ऑटोमेटिक रन नहीं होता, ये भी याद रखना है, और इसके लिए डेफ कीवर्ड लगाते हैं। तो डेफ कीवर्ड लगाया, फंक्शन का नाम दे सकते हैं पर कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए, और स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। और फंक्शन भी शुरुआत कहाँ से होगी, कॉलन से। सिंपल अगर देखें, ग्रीट बोले तो नमस्कार करने का फंक्शन बना रहा है, जिसमें हमने लिख दिया प्रिंट हेलो स्टूडेंट,
और ग्रीट को हमको बाद में कॉल करना होता है। ये ऑटोमेटिक रन नहीं होगा, ध्यान रखना। फंक्शन हमने पहले भी पढ़े हैं, फंक्शन खुद ब खुद रन नहीं होते हैं, कॉल करना पड़ता है। तो ग्रीट को कॉल करने पर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। साथ ही फंक्शन को पैरामीटर के साथ भी ले सकते हैं भाई। फंक्शन को मतलब फंक्शन में वैल्यू भेजने के लिए पैरामीटर, आर्गूमेंट का मतलब हो जाता है फंक्शन कॉल करते समय दी गई वैल्यू को आर्गूमेंट बोल देते हैं। तो यहाँ सीधे हमने अगर फंक्शन लिए ऐड और प्रिंट करके ए और बी कर लिए, तो बाद में जब हम कॉल करेंगे, मान लीजिए हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करते समय हमको देना पड़ेगा, जब ऐड को कॉल करेंगे 2 पैरामीटर है तो 2 आर्गूमेंट देंगे 5 और 3। तो 5 और 3 कहाँ चल जाएंगे, 5 और 3 दोनों जोड़ जाएंगे और जोड़ने के बाद आ जाएगा 8। राइट आंसर आपका आ जाएगा 8। रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन भी हो जाता है कि भाई सीधे जो है इसको रिटर्न कर देगा इनटू करके। तो जब भी इसको कॉल करेंगे तो एन में मान लीजिए 2 दिए हैं तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 दिए हैं तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 दिए हैं तो रिटर्न में 16 आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट कर देंगे प्रिंट। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, तो यहाँ नेम हमने लिए हैं और नेम में स्टूडेंट ले लिए हैं। तो देखिए हेलो और नेम प्रिंट करें, तो यहाँ पे ग्रीट करके हमने अरविंद दे दिए, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे हेलो अरविंद करके। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई फंक्शन बनाते समय डेफ कीवर्ड लगता है। फंक्शन को कॉल किए बिना एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। रिटर्न वैल्यू वापस करता है और इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉलन के बाद में। मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल एक फ़ाइल होती है जिसमें फंक्शन और वेरिएबल होते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड से मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है। जैसे मैथ्स का मॉड्यूल है, पहले से बना है, .py के नाम से रहता है ये भी, और इंपोर्ट करके मैथ्स ले आए और मैथ्स के फंक्शन उपयोग कर लिए। SQRT 16, तो SQRT मतलब 4 राइट आंसर आ जाएगा। कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जैसे लेन है, मैक्स है, मिन है, सम है, ये सब क्या करते हैं भाई, प्री डिफाइन होते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के जो क्या करते हैं, इनका उपयोग लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग, इनमें आसानी से किया जा सकता है। लेन बोले तो लेंथ निकालने के लिए हो जाता है, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग की। ऐसे ही अगर बात करें हम, देखिए आपको मैक्स फंक्शन की बात करें तो मैक्स जो है बड़ी वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मिन छोटी वैल्यू के लिए काम कर लेता है। ऐसे आपका सम सभी को जोड़ने का काम कर लेता है, मतलब टोटल सम निकाल देगा। तो यहाँ आप फंक्शन को भी देख लेना एक प्रकार से बिल्ट इन वाले। इसके बाद है कुछ मॉड्यूल्स है जैसे इंपोर्ट कीवर्ड से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम, मैथ्स और रैंडम जो हमने पहले भी देखे हैं, ये .py फाइल के साथ में हो जाते हैं। फंक्शन वेरिएबल और क्लासेस होती है। कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल बनाता है। मॉड्यूल को उपयोग करने के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, और इंपोर्ट करने का तरीका आपने देखे लिए, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम, और उसको बाद में हम उपयोग कर सकते हैं maths.sqrt जो फंक्शन है उसके साथ में। ठीक है, आउटपुट आ जाएगा। केवल स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करना है तो देखिए अगर मान लीजिए मैथ्स पूरा उपयोग नहीं करना है तो फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT, मतलब मैथ्स मॉड्यूल का सिर्फ SQRT फंक्शन को हमको लाना है तो वो ला सकते हैं और उसको बस कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एलिया दूसरा नाम दे सकते हैं भाई, सिंपल है। इंपोर्ट दूसरा नाम मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैथ्स एज आ एम, और एम के नाम से अब हम उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मॉड्यूल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कुछ फंक्शन है वो आप देख लेना मैथ्स मॉड्यूल के। रैंडम मॉड्यूल देखें तो यहाँ रैंडम मॉड्यूल भी है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है। उसके बाद है जो आपका पाइथन है, पाइथन के अंतर्गत जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ में अगर स्टार ऑपरेटर उपयोग करते हैं तो उसको गुणा नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं करता, वो उसको रिपीट करेगा, मतलब दोहराएगा। तो कैसे भाई, सिंपल अगर देखें हमने हाई के साथ में अगर स्टार लिखे हैं 2 तो वो हाई को 2 बार प्रिंट करेगा। अगर मान लो यहाँ 3 लिख दिए तो हाई को 3 बार प्रिंट करेगा। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग के साथ में अगर स्टार है तो उसको वो गुणा नहीं करेगा, वो करेगा रिपीट। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार से हमारा जो पाइथन है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके पहले हमने जावा को भी कंप्लीट कर लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो 13 नंबर की यूनिट है ITI कोपा के अंतर्गत वो कंप्लीटली यहाँ पे हमने कवर कर ली हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है टेस्ट सीरीज़ को हल करने में, कोई भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, इस कंप्लीट क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।